सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, मसला वजीरिस्तान में, झगड़ा ऐवान में, बिलावल पार्टी सरबरा या पीटीएम के वकील, अपोजिशन जमातें हो गई यकजा, नैब इन एक्शन, अपोजिशन को टेंशन, जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी, नए पाकिस्तान की पहली ईद, पेट्रोल महंगा होने की शुनीद, वर्ल्ड कप तवक्कुआत और जमीनी हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज कौमी असम्बली के ऐवान में जो कुछ हुआ, इसे जमहूरियत का हुस्न नहीं बल्कि बदकिस्मती से कहें तो ज़्यादा बेहतर हो। इसे हम अगर बदकिस्मती कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ मेरे पास हैं ही नहीं। ये सितम नहीं कि ऐसे तमाशे अब तसलसल से मुक़द्दस ऐवान में लगने लगे हैं। आज भी वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की पीटीएम पर तनकीद के दौरान हंगामा आराई शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो तो अपनी सीट पर खड़े होकर बगैर माइक के चिल्लाते रहे। सवाल यह है, अली मोहम्मद खान ने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? ये तो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, फौज पर हमले करता है, इसे इस मुक़द्दस ऐवान का रुकन रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी जमहूरियत का नौहा तो यही है कि ऐसे ही लोगों के खिलाफ बात करने से, इनके जुर्म का हिसाब मांगने से हमारी जमहूरियत खतरे में आ जाती है, अदलिया के आज़ादी पर हमले का शोर मच जाता है। क्या ये सितम नहीं कि बिलावल भुट्टो, जरदारी या नवाज शरीफ और उनकी बेटी को थर में, कराची में, लाड़काना में भूख, प्यास और एड्स से मरते लोगों, मासूम बच्चों की फिक्र नहीं? हाँ, अगर फिक्र है तो पाक फौज पर हमले करने वाले अली वजीर और मोहसिन दावड़ के प्रोटेक्शन ऑर्डर की फिक्र है। बिलावल भुट्टो के इस तर्ज अमल का पैगाम तो यही है कि कोई कत्ल करे, सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटे या फिर इदारों पर हमले करे, दहशतगर्दी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी ना किसी तरह वो कौमी असम्बली का रुकन बन जाए, फिर इसके सारे जुर्म माफ हो जाएंगे, सियासी इंतकाम के शोर तले दब जाएंगे। इसे बिलावल भुट्टो जैसा वकील मिल जाएगा, आसिफ जरदारी जैसा माहिर इसकी वकालत पर तैयार होगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी इसका मुकदमा लड़ने को एजाज समझेंगे। जब यही सब कुछ होगा तो फिर एहतसाब कैसे मुमकिन है? इस बारे में हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब मेरे साथ हैं। आज क्या हुआ ऐवान में, जिसको मुकद्दस ऐवान कहा जाता है, पार्लियामेंट? देखिए। शोर शराबा, नारेबाजी और हंगामा आराई। कौमी असम्बली में आज हुई खूब लड़ाई। देखने वालों को यह बात समझ में ना आई कि मसला है शुमाली वजीरिस्तान में, फिर क्यों झगड़ा हो गया असम्बली के ऐवान में? जिसकी वजह से पाकिस्तान में फसाद बिलर्ज फैले, उसको इस ऐवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं, उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए। पीटीआई के अली मोहम्मद ने पीटीएम रहनुमाओं के खिलाफ तकरीर शुरू की तो अपोजिशन ने ऐवान में कोहराम मचा दिया। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान ही चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में ऐसे किसी आदमी के लिए रहने की कोई गुंजाइश नहीं जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के झंडे को, दो कौमी नजरिए को नहीं मानता। हुकूमती अरकान बिलावल भुट्टो के सामने नारे लगाते रहे कि कराची को पानी दो, क्योंकि बिलावल भुट्टो की पार्टी सिंध में है हुक्मरान, जहां पीने के पानी का है शदीद बहरान। एड्स का मर्ज भी बना है सिंधियों के लिए वबाले जान। लेकिन बिलावल भुट्टो पाक फौज पर हमला करने वालों की मोहब्बत में हुए जा रहे हैं हलकान। मैंने खत भेजा कि अली वजीर साहब, MNA साउथ वजीरिस्तान एंड मोहसिन दावर साहब MNA वजीरिस्तान से हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे। मेरे पास रिसीट है रिसीवेबल का, लेकिन आज नेशनल असेंबली में हमसे झूठ बोला और कहा कि उनको ये खत नहीं मिला। सच तो ये है, पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग, अवाम और अवामी मसाइल को बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं और इस वक्त इनकी पूरी तवज्जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर लगी है। आज पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर हमला है, उसकी टारगेटेड किलिंग है। सवाल तो अवाम का है जिसे महंगाई ने निशाने पर रखा हुआ है। क्या बिलावल भुट्टो अवामी मसाइल के हल के लिए भी प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा करेंगे और क्या नून लीग भी इसके लिए भी कोई तहरीक चलाएगी? अवाम जवाब के मुंतजर हैं।
दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं जो अदलिया पर हमले की ये बात की जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन असद खरल साहब, जो अली मोहम्मद खान साहब ने आज तकरीर की ऐवान में, मुझे बता दें उन्होंने गलत क्या कहा। जो मुल्क में फसाद फैलाए, पार्लियामेंट में फसाद फैलाए, क्या उसको पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए? क्या अली मोहम्मद खान को इजहार राय की आज़ादी नहीं है? क्या अली मोहम्मद खान पश्तून नहीं है? क्या अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली का मेंबर नहीं है? वो ये बातें नहीं कर सकता? इस पर इतनी तकलीफ के हंगामा रही, दस्तों गिरबां हो गए। देखिए उसामा साहब, आज असम्बली का जो माहौल है या जिस तरह हम रोज़ देखते हैं, वहाँ पे पब्लिक इश्यूज तो एड्रेस नहीं होते, लेकिन एक ख़ास एजेंडा होता है। जिस तरह आपने अभी शॉर्ट सुने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एजेंडा भी सामने आ गया कि किस तरह वो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए वो हलकान हुए जा रहे हैं और किस तरह अदलिया को तकसीम करने के लिए शाहिद खान अब्बासी नून लीग जो है उसका अपना बयानिया वो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो अली मोहम्मद खान साहब ने बात की है वो उन्होंने आईने पाकिस्तान की आइन जो उनको पाबंद है, हर पार्लियामेंटेरियन हर पार्लियामेंटेरियन ने हलफ उठाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हलकान हो रहे थे उन्होंने भी हलफ उठाया है कि कोई पार्लियामेंटेरियन जो है उसको आज़ादी इज़हार राय का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, आईने पाकिस्तान आर्टिकल 1998 के तहत देता है, लेकिन उसके अंदर इंटेग्रिटी, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, आर्मड फोर्सेस और जुडिशरी के ऊपर आप बैशिंग नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, आप अपनी आर्मी की चेक पोस्टों पर हमलावर नहीं हो सकते, आप फौज और जुडिशरी के खिलाफ अर्जासराई नहीं कर सकते, आप मुल्क दुश्मनों के आलाकार बन के अपने लोगों को अपने मुल्क की अफवाज, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ नहीं उबार कर सकते। सही। अगर उन्होंने उनकी बुनियादी रुकनीयत कैंसिल करने की बात की है, उनकी ख्वाहिश है, उनका मुतालबा है, लेकिन उसके ऊपर इतना शोर शराबा। और इसके साथ आप देखिए ये प्रोडक्शन आर्डर का जो इशू है, मुझे ये बताएं पाकिस्तान के अंदर कि जो अरबों रुपए की करप्शन करे, मुल्की सलामती के इदारों, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो, फौज पर चेक पोस्टों पर हमले करे, उसके लिए लाइसेंस टू किल है कि अगर वो एमएनए है, अगर वो एमपी है, अगर वो सेनेटर है, तो आप उसके खिलाफ पाकिस्तान का कानून कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन नहीं लेना चाहिए कि जो अरबों रुपए की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है मुलजम, उसमें ख्वाजा साद रफीक हो, उसमें सलमान उनका जो है हमजा शहबाज हो, उसके अंदर अलीम खान हो, उसके अंदर साद रफीक हो, आगा सुराज दुरानी हो, और उसके अलावा और जो आपके लोग हैं उसमें जो भी आपके यानी एमएनए, एमपीएस या सेनेटर जो है जो केसेस भुगत रहे हैं, उनको प्रोडक्शन आर्डर की आड़ में नैब की तहकीकात से बचाया जा रहा है। अब मुल्क दुश्मनों को, मुल्की सलामती और मुल्की सलामती के इदारों पे हमले करने वालों को प्रोडक्शन आर्डर के नाम पर उनको बचाया जा रहा है वहां से। और असेंबली में अगर उनको लगाना है अपने चोरों को, डाकुओं को, गद्दारों को, मुल्क दुश्मनों को, अगर तो क्या ये मुकद्दस ईवान की तौहीन नहीं है? बिल्कुल सही। अगर यही मेयार है बाबर डोगर साहब, तो फिर तो तालिबान के लिए भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देना चाहिए। एमपीएमएनए बन जाए, एमपीएमएनए अगर होते तो होने चाहिए थे। तब ये था कि हुकूमत इनकी थी, तालिबान बुरे लगते थे, क्योंकि हमले तो वो भी यही कर रहे थे, फौज पर हमला, मुल्क पर हमला, उसकी सालमियत पर हमला, काम तो वो भी करते। तब इनकी हुकूमत थी, करप्शन के केसेस इनके ऊपर नहीं थे, तो ये फर्क था। आज करप्शन के केसेस हैं, तो आप इन्होंने ये अनारकी फैलानी है मुल्क में। सामा साहब, कैसी अजीब बात है कि मोहसिन दावड़ भी इनका बच्चा है और राव अनवार भी इनका बच्चा है, बहादुर बच्चा है। राव अनवार जो है जिसकी बुनियाद पर मोहसिन दावड़ ने सियासत की और आज पीटीएम जिसकी बुनियाद पर बनी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अवामी पजीराई हासिल की, यानी कि इन्होंने उनको पूरा मटेरियल दिया कि वो पाकिस्तान में ग्रो करें। तो इससे तो ये वाज़े तौर पर इस चीज़ को ये वाज़े तौर पर पता चलता है कि पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में कनेक्टेड है। ये पीटीएम को ना सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कहाँ थी पीपल्स पार्टी जब ताहिर दावड़ जो था उसको अफगानिस्तान में
शहीद किया गया और उसकी डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को देने से इनकार किया गया, उस वक्त पीपीपी पार्टी कहां पर थी? जब पाकिस्तान में पीटीएम जो है वो जलसे कर रही होती है और वहां पर पाकिस्तान का परचम लहराने की इजाजत नहीं दी जाती, उसकी कभी बात की है पीपीपी पार्टी ने आज तक पार्लियामेंट के अंदर? जब वो फौज के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, उसकी बात की आज तक पीपीपी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर? सर, पीपीपी पार्टी का एक हिडन एजेंडा है। ये लोग एजेंडा हिडन नहीं है, अब तो एजेंडा सामने डोगर साहब एक एजेंडा है। अच्छा, पीटीएम और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं, हैंडलर एक हैं। देखिए सुन ले, दो एक्सट्रीम पोजीशन पे थे, एक रावण वार के हवाले से, अब दोनों के चूंकि हैंडलर एक हैं, उन्होंने दोनों को एक पेज पे इकट्ठा कर दिया। कमाल है। क्योंकि डोरियां बिलावल की और दावड़ की भी एक ही जगह से। आप दोनों की इजाजत से, आप दोनों की इजाजत से एक ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त है, हम उस पर अभी बात कर लेंगे क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, इस पर हम दोबारा आएंगे, तफसील से इस पर बात कर रही है। अभी जो अदलिया पर हमला हो रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, जी मैं दोबारा दोहरा देता हूं, अदलिया पर, कानून पर जो ऑपोजिशन की तरफ से, नून लीग की तरफ से हमला हो रहा है, उस पर मैंने बात कर ली है। लेकिन अभी अवाम की जेबों पर हमला हो चुका है और पेट्रोल की कीमत में 4.68 रुपए 26 पैसे, 4 रुपए 26 पैसे पेट्रोल की कीमत में, और डीजल की कीमत में 1 रुपए 68 पैसे इजाफा कर दिया गया है। ये अब बड़ी खबर इस वक्त है। लेकिन अब आप लोगों को बुरा लगेगा जब मैं ये कहूंगा, मगर शुक्र करें, वरना ये कहा जा रहा था कि 9 रुपए तक पेट्रोल में इजाफा होगा और 12 रुपए तक डीजल में। तो डीजल में 1 रुपए 68 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 26 पैसे इजाफा हो गया। यानी आप यूं कह लें 4.5 रुपए और 2.25 रुपए का ये इजाफा है। तो बाबर डोगर साहब, अब ये हुकूमत क्या कहेंगे कि अभी ईद से पहले इन्होंने कहा है कि चलो ज़्यादा ईदी इनकी ख़राब नहीं करते, मुझे तो डर है कि अभी ये इसके बाद और इजाफा करेंगे, या ये इसलिए कम हुआ है कि अभी डॉलर जो है मुसलसल मार खा रहा है, अब तकरीबन 147 तक तो पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा साहब, 4.26 पैसे बहुत बड़ी रकम है। आप अमीर आदमी हैं, आपको ये थोड़े पैसे लग रहे हैं, लेकिन एक आम गरीब आदमी नहीं सर, पहले लग तो बहुत बुरे रहे, मगर मैं गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ, बहुत बड़ी रकम है। 9 रुपए तक था, 9 रुपए तक की ओगरा सिफारिश कर चुका था मैं। और अभी मैं आपको बता रहा था, ब्रेकिंग खबर से पहले मैं आपको बता रहा था कि ये से पहले अनाउंसमेंट तो हो जाएगी, क्योंकि मेरी इस्लामाबाद में कुछ सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने कहा किसी भी टाइम इसका नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ जाएगा। सर, ये बहुत बड़ी रकम है और इसका जो इम्पैक्ट है ना वो हर चीज पे आएगा। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, जो अभी बात हो रही थी हमारी कि कलेक्टिव कैबिनेट का जो डिसीजन होना चाहिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर हैं, तो क्या ये वजारत खजाना ने अप्रूव किया है? पीएम साहब तो कल के चले गए, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था व्हाट्सएप पे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। कैबिनेट की कई मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये एजेंडा डिस्कस हुआ है, अप्रूवल हुई है, और जो आप उसमें खैर साहब आजकल ये करते हैं कि इन सर्कुलेशन जो है वो एक जो है तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनको समरी भिजवा दी जाती है, उनसे सिग्नेचर्स ले लिए जाते हैं और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। ये शहबाज और नवाज शरीफ के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन लिया था कि कैबिनेट की अप्रूवल लाजमी है और कैबिनेट की से मुराद गवर्नमेंट से मुराद कैबिनेट है, तो उन्होंने इसका एक तरीका हल ये ढूंढा था कि इन सर्कुलेशन, यानी कि अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं भी है तो मिनिस्टर्स को समरी की कॉपी भिजवाई जाए और वहां पर उनसे सिग्नेचर ले लिए जाएं। तो ये इस तरह कैबिनेट हो गई ना। ये बताएं खरल साहब, मुख्तसर फरमाइएगा कि अब ये इजाफा 4.5 रुपए और 2.25 रुपए का इजाफा हो गया है, लेकिन जो इम्पैक्ट इसका होता है, दाल, चीनी, ऑयल, हर चीज जो खाने पीने की अशिया है, हर चीज में सब्जी, गोश्त, सब में इजाफा किस तरह? और छुट्टियां कल से स्टार्ट हो रही हैं और आप देखिएगा ट्रांसपोर्ट के किरायों में सुबह से इजाफा हो जाएगा और सुबह से ही वो बेचारे परदेसी जिन्होंने 1-1 रुपया जोड़ के ईद की तैयारियां करने के लिए पहले ही किराए बढ़ते हैं। घरों में जाना था, कोई 500-1000 रुपया जाके कुछ बच्चों को, शायद किसी ने बड़ी मुश्किल से जमा किया होगा कि जाके कुछ बच्चों को मिठाई को फ्रूट लेने। अच्छा उसामा साहब, पहले भी ईद पे आपको पता है किरायों के इजाफे के हवाले से हम खबरें करते हैं, लेकिन अब तो एक जवाब बन गया ट्रांसपोर्ट। मेरा सवाल थोड़ा सा डबल है, मेरी गुजारिश। दूसरा इंपैक्ट की बात है, 1 लीटर में 4 रुपए 4.5 रुपए इजाफा हुआ, ठीक है, वो अगर आप पूरे उसमें किराए पर अगर डिवाइड कर दे कितना को इजाफा हो गया होगा? यही तो बदकिस्मती है, हर एक पे किराया का डालेंगे तो चलो 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ऐसे नहीं ना होता। लेकिन सब्जी की कीमत भी उस हिसाब से कोई रुपया नहीं बढ़ेगी, 5 में 10 रुपए। आप जो किराए की बात कर रहे हैं, मुझे मैं थोड़ी सी एक बात आपके लिए, मतलब जोक नहीं है, एक सीरियस नोट है। मेरा छोटा बच्चा जो है ना अली, वो कल एक टेलर के पास मिसेज गई कपड़े लेने, तो उन्होंने पता नहीं 7000 जी कितना बिल बना दिया दर्जी ने। तो उनका क्या, उनका डॉलर की कीमत जो है ना वो ज्यादा होगी। अब दर्जी का डॉलर की कीमत से क्या तल्लक है?
और बच्चा छोटा जो है, इतनी अवेयरनेस है। बच्चे ने यहाँ पे बताया, वहां पे जो बीसी साहब बता रही थी कि उस बच्चे ने कहा कि चूंकि डॉलर महंगा हो रहा है, रुपए की कदर में कमी हो रही है, इसलिए रेट बढ़ गए हैं। तो दर्जी ने कहा कि ये बच्चा इतना समझदार है, सारा दिन आंटियां और जो खवातीन इधर आती हैं हमें तंग करती हैं। तो जो बच्चे ने लॉजिक जिस तरह पेश किया है, कहा तो दर्जी ने कहा जी आप मैं तो आप बताएं, अब इस इजाफे के बाद हर बंदा बढ़ा लेता है, सब्जी वाला बढ़ा लेता है, तो उसको कोई पूछने दर्जी वाला को नहीं बढ़ा है। लेता है, वहां से पेट्रोल का दर से जिक्र आ गया। अब दर्जी की मशीन पेट्रोल पे चलती है। ट्रांसपोर्टेशन की अल्टीमेटली सब्जी भी तो किसी वैन पे आएगी, किसी रिक्शे पे आएगी, और उसका किराया बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट तो हर चीज पे आएगा। पेट्रोल वो चीज है जिसका इम्पैक्ट, ये जो कहते हैं ना कि इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे नहीं आएगा। 3 से 5% कर दें, 3 से 5% कर दें, लेकिन ये तो 20-20 रुपए, 100 रुपए एक चीज कीमत है, तो 20 रुपए हो जाएगा। यानी 3 से 5% अगर पेट्रोल में इजाफा हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो हर चीज कीमत में या तो 3 से 5% हो, यहां तो दुगनी हो जाती है कीमत। साहब कौन पूछने वाला है? आपको गवर्नेंस चाहिए, एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जिसकी अपनी रिट हो, जिसकी ब्यूरोक्रेसी पे रिट हो, ब्यूरोक्रेसी उसकी ताबे हो और वो फैसलों को इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करवाए। यहाँ पर तो वसीम अकरम प्लस हैं, वो माशाल्लाह से उम्रा करने गए हुए हैं और पीछे ब्यूरोक्रेसी वैसे उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके मिनिस्टर्स उनके कंट्रोल में नहीं है, 40 तर्जुमान है, उनकी क्या जरूरत है सर? वो पता नहीं अब क्या करेंगे। 40 तर्जुमान, जिस तरह से जो तर्जुमानों के जो चीफ हैं शहबाज गिल साहब, जिस तरह से वो अपना मंजन और चूरन बेच रहे हैं, ये सारे अपना अपना मंजन। अच्छा, वैसे एक और डॉक्टर साहब बात ये है कि जो इमरान खान साहब तनकीद करते थे, अब हमें ये भी डिग आउट करना होगा, अभी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, अब इतना बड़ा कॉन्वॉय जो गया है, क्या ये सरकारी खर्चे पे उम्रा किया गया? 40-50 लोग मैं देख रहा चेहरे। उस्मान बुज़दार साहब, आप उस्मान बुज़दार साहब हैं, मामू जान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उनको भी साथ लेके गए हैं और उसके साथ खान साहब गए हैं, उनके साथ मिनिस्टर्स की पूरी फौज गई है। तो अल्टीमेटली इसके अखराजात चौधरी की तस्वीर आ रही थी वहां पे, कोई हल है, कोई हल है इसका इम्पैक्ट कम किया जा सके? कोई हल है? इम्पैक्ट तो बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, हर चीज। आप पाकिस्तान के एक ही तरीका है पाकिस्तान को ऊपर उठाने का, इकोनॉमी को उठाने का, कि आप जो आपकी बिजली है वो सस्ती करें। जब तक आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम नहीं होगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए बिजली की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की आपकी कीमतें कम करना पड़ेगी, तो बिजली की कीमत बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी तो इकोनॉमी बैठेगी। पेट्रोल कंट्रोल हो नहीं रहा, आप कह रहे हैं बिजली को कंट्रोल कर लें, तो बिजली देखिए पेट्रोल से कनेक्टेड है, आपकी जितनी आपका आईपीपी जो है, सारा बिजली का रेट जो बढ़ रहे हैं सारे, वो पेट्रोल के साथ इंटरलिंक्ड। पेट्रोल बढ़ रहा है, इसका मतलब बिजली की कीमत बढ़ी है, तो सारी बढ़ रही है, बिजली की बढ़ रही है, गैस की बढ़ रही है, किरायों की बढ़ रही है। जो कोयले से हम कह रहे हैं, जो सोलर पावर का सुनते हैं, 100 का क्या कि 4 यूनिट निकले बीच में से, जो नीलम जेहर कहते हैं शुरू हो गया है, और पता नहीं 1000 में अभी शुरू हुआ है जाके पूरी। अब हमारे जब से हम वो सब मिलाकर भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम पेट्रोल से हमने छुटकारा हासिल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी भी 9 रुपए से ज्यादा एवरेज कॉस्ट जो में पड़ रही है, क्योंकि हाइडल की बिजली बहुत कम है, जो सस्ती है हाइडल की, तो हम बनाने नहीं दी हमने। क्या करें क्योंकि आईपीपीज में खांचे थे, मीटर उतरवा दें, अब क्या मीटर वैसे ही उतर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल मीटर वैसे ही उतरे हैं, मेरे इलाके का इस्तेमाल छोड़ दें, इंतजार करें, मीटर तो वैसे ही उतर रहे हैं। 3-3 मीटर एक इलाके। नहीं, इमरान खान साहब ने कह दिया 2 महीने, तो बजट जब आएगा तो उसके 2 महीने बाद शायद चीजें नॉर्मल हो जाए। इमरान खान साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपके सामने खबर रख रहा हूं। सर मुझे एक बात बताएं, 2 महीने में कौन सा अलादीन का चिराग है जिसको जलाकर ये सारी चीजें हल कर लेंगे? डॉलर शायद नीचे आ रहा है, डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है शायद। साहब मुसलसल क्या आना है? सबसे पहले 4 रुपए तक तो आ गया, 4 से 5, 4.5। एक्सपोर्ट आपकी होगी तो डॉलर आएगा, एक्सपोर्ट तो जीरो हो गई। पेट्रोल बढ़ गया, बिजली की कीमतें बढ़ गई, ये सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, मार्केट में आपकी चीजों की कंपेटिटिव प्राइस ही कोई नहीं रह गई, आपकी एक्सपोर्ट तो नीचे गिर गई। तो आपकी एक्सपोर्ट नीचे गिर गई तो आपका अल्टीमेटली डॉलर जो है वो अब ऊपर जाएगा। आपने आर्टिफिशियल जरियों से ये पेट्रोल जो डॉलर की कीमत को नीचे लेके ये तो अजाब किसको सस्टेन करेंगे? ये तो अजाब अब भुगतना है। अब पता नहीं खुराक भी किस तरह कमी लाएंगे। जो शख्स पता नहीं महीने में गोश्त खाता था वो भी उससे छीन लिया जाएगा, कहेगा चलो वहां से कुछ खर्चा कम कर दूं, कोई कपड़े ले लेता था 2-4 महीने बाद, अब कहेगा साल में भी सब्जी पका ले। बहुत बात है यार, आप अमीर आदमी है, आप गोश्त से नीचे आते ही नहीं है।
मुझे एक बात बताएं, आप सब्जी की कीमतें तो जाकर दालों का देखें पूछ रहे सर, थे। दालों का भाव तो पता करें। अब तो सब्जी और दाल पकाना मुश्किल हुआ है। गोश्त तो सर बहुत आम आदमी की ख्वाब से, अब तो वो उसका ख्वाब ही नहीं देखता। 3000 की तो रान छोटी सी आती है। मैं तो वो छोटे से साहब बकरे साहब को की। याद करो, कहते दाल महंगी होगी तो मुर्गी खा लें। मैंने कहा शायद मुर्गी और दाल जो है अब वो तो एक ही बराबर ही हो चुकी है, बल्कि अब शायद मुझे तो लग रहा है दाल उससे ऊपर चली जाएगी। तालीम भी महंगी, डॉक्टर की फीस भी यहाँ तो महंगी हो जाती है। अजाब तो ये भी है बाबर डोगर साहब, असद करल साहब, कि यहाँ अब जब पता लगी नोटिफिकेशन आना है तो हर शख्स ने अपना एक नोटिफिकेशन बनाना है। अद्वियात की कीमतें महंगी हैं सर। मार्केट में चले जाए, तमाम मेडिसिन की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हुई हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया था कि जी हम इसको कम कर रहे हैं। किसी मेडिकल स्टोर में अभी तक जो मेडिसिन की कीमतें हैं वो कम नहीं हुई। मैं खुद कुछ मेडिसिन यूज़ करता हूँ, मेरी वाला यूज़ करती हैं, कीमतें जो बढ़ी हैं वो कम नहीं हुई। आम आदमी की चांद एक दवाइयों की सिर्फ आई वाश के लिए ना कम की हैं, लेकिन अगर सैकड़ों दवाइयों की कीमतें बढ़ाई हैं तो चांद एक की कम कर दी हैं, और वो भी बहुत कम रेशो से कम। अच्छा, ज्यादा कई 100 गुना इजाफा किया है प्राइस में पहली दफा। बाबर डोगर साहब, खुराक में इंसान कितना को कम कर लेगा, बेचारा रोटी कम कर देगा, क्या करेगा, लेकिन दवाई तो फिर वो जिंदगी और मौत का मसला है। सामा साहब, सबसे पहला जो सबसे बड़ा इशू है ना, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बंद हो रही हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ, इसका मतलब है बंद हो रही हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है सर, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप बाहर देखें, बेतहाशा लोग भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं कि रोजगार नहीं है। तो बेतहाशा मसाइल है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद आप जिस तरह से कह फरमा रहे हैं कि चीजें मसला हल हो जाएगा, तो इमरान मुझे खान साहब का 2 सवाल है, महीने वज़ीर के आज़म बाद मसाइल मजीद खराब बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, चीजें कंट्रोल में खजाना नहीं का आएंगी। फरमान भी सुन लेना। मशीर खजाना कह रहे हैं कि बजट के बाद जो इन्फ्लेशन, जो उसकी शरह जो है महंगाई की, जो 8.3 है, बहुत ज्यादा पहले ही, वो 13% तक चली जाएगी। 1400 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे, जब 3-4 रुपए मजीद यूनिट में बिजली में इजाफा होगा, गैस की कीमतों में 147% इजाफा होगा। मुझे ये बताएं कि फिर कैसे सहूलत पैदा होगी? और तनख्वाहें आपने फेल हो गई, एमनेस्टी स्कीम फेल हो गई। लेकिन ये सारा कसूर अगर कहें कि जी पिछली गवर्नमेंट्स का है, कितनी देर डालते जाएंगे, कितनी देर ये चूरन बेचेंगे? अब तो साल हो गया सर, अब तो तकरीबन 1 साल हो गया। अब उसके बाद कितनी देर आवाम ये सुनेगी? ये सारा पिछड़ों ने कर्जा लिया था, अब तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है। उसामा साहब, पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई इनके पास सोच नहीं है। ये भी वही काम कर रहे हैं, वही चीजें कर रही हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स करती रही थी। कर्जे ले लो, टैक्स लगा लो, सबसे आसान तरीका वो तमाम चीजें जिसको इमरान खान पिछले 10 साल अवाम को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जनाब ये गवर्नमेंट्स गलत कर रही हैं, इमरान खान साहब वही चीजें, इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी कैबिनेट वही चीजें कर रही है और पहले से ज्यादा कर रही है। मैं गुजारिश करूं, आज ना एक हमारे कुलीग, एक यंग बच्चा था, तो उसको ईद के लिए भेजा, जाकर कोई रिपोर्ट वगैरह बना कर लाओ। उसने कहा जी मैं खुश खुश गया, मुस्कुराता हुआ कि चलो ईद की बात करें एक मशहूर मार्केट में। तो उसने जाकर कहा, कहता है जी मैं गया तो ईद की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था। वो कह रहे थे जी हम अब मार्केट्स बंद कर देंगे, इसलिए कि 5-5 दिन में किसी ने कोई एक चीज़ की खरीदारी नहीं की, बिल हमारे उसी तरह ही आ रहे हैं, बिजली के दूसरे बिल हमने कर रहे हैं, हम दुकानें बंद कर देंगे, हम क्या करें? तो क्या अगर इस तरह की सोच, क्योंकि अपोजिशन तो हर चीज को कैश कराने की कोशिश कर रही है, वो ये अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, ये पीटीएम वाला इशू, मोहसिन दावड़ और अली वजीर वाला इशू, उसको देख लें, ये जजेस के इशू को देख लें, वो उस पर सियासत खेल रहे हैं। इस चीज पर भी अगर वो सियासत खेलेंगे और कहेंगे जनाब हम हुकूमत को गिरा देंगे, तो क्या इससे मसले हल हो जाएंगे या और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे? क्या उनके पास कोई अलादीन का चिराग है कि आके वो ये कहें कि हमें आप हुकूमत दे दो, हम इस हुकूमत को गिराते हैं, हमें हुकूमत दे दो, नून लीग पीपल्स पार्टी, हम मिलेंगे और हम देखें आपको कैसे डिलीवर करके देते हैं। हम आते ही जनाब जिस तरह वो इसाकदार साहब आए थे, उन्होंने एक दफा तो सारे सर्कुलर डेट सारा उतार दिया था 400 अरब रुपए का, और वो आप 1200 अरब पर छोड़ गए थे। तो कुछ ऐसा उनके पास है अलादीन का चिराग, या वो बस अपना चूरन, अपना मंजन बेच रहे हैं? समझा, मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या चूरन है, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जब वो आए थे तो उस वक्त भी इसी तरह के मसाइल थे। पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और उन्होंने आके जो सिचुएशन थी उसको बहरहाल कंट्रोल किया। मसला ये कि आम आदमी को इससे गर्ज नहीं है कि गवर्नमेंट कर्जा ले रही है या पिछली गवर्नमेंट ने कितना कर्जा दिया। ऊपर जा रहा है। आम आदमी का जो इशू है वो ये है कि उसको बुनियादी चीजें मिलनी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए। उन बेचारों की बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है, वो कोई इनको महल बनाने की बातें नहीं कर रहे, वो तो अपनी बुनियादी जरूरतें उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं और इस गवर्नमेंट से वो चीजें भी पूरी नहीं हो रही।
मैंने हल ढूंढ लिया है। मेरा ख्याल है कि जो पनाहगाहें बनाने का सिलसिला शुरू किया है, अब ये हर मोहल्ले तक फैलाया जाए तो शायद गरीब आदमी जो है वहां से अपनी रोटी तो कम से कम खा सके। इज्जत नफ्स तो उसकी पहले ही मजरू हो चुकी है, घर का बिल तो नहीं दे सकता, तो वहाँ पनाहगाह में शायद उसको कोई पंखा वगैरह मिल जाए तो वहाँ जाकर वो आराम कर ले और रोटी वहाँ से खा ले और आराम भी वहीं पे कर ले। बीवी बच्चों का वो क्या करेगा, ये भी एक मसला है। पनाहगाह में अपने ख़ानदान को नहीं जा सकता, तो फिर ऐसी पनाहगाहें बना दें जहाँ पूरा पूरा ख़ानदान आकर रहे। यही हल रह गया है और तो हल कोई समझ नहीं आ रहा। उसामा साहब, 90 लाख की आबादी में एक पनाहगाह क्या काम करेगा? ब्रेक के बाद देखते हैं। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले महंगाई की बात हो रही थी और ऑपोजिशन यकीनन अब इसको भी इशू बनाएगी, लेकिन अभी उन्होंने जो इशू बनाया है वो है अदलिया की आज़ादी का। मसला ये है कि अब एक तरह से पैमरा की तरफ से जब नोटिस आ चुका है, पैमरा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर बात नहीं हो सकती, किसी केस पे बात नहीं हो सकती, जो सब जिस मामला हो यानी अदालत में चल रहा हो उस पर बात नहीं हो सकती। तो यकीनन हम उसका एहतराम करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे कि ये सही है गलत है जो भी है। अब हुकूमत ने ये फैसला किया, सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भिजवाया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब इसका ये फैसला करेगी। देखते हैं जो भी फैसला होगा हम सबको मानना होगा। लेकिन ऑपोजिशन जो इस पर घिनौना खेल खेल रही है, खासतौर पर नून लीग यानी पीपल्स पार्टी चल रही है, अली वजीर और मोहसिन दावड़ के लिए चल रही है, और यहाँ नून लीग अपना एक मामला खड़ा कर लिया और उसने मेरी दानिश में उसने अदलिया पर हमला इस तरह कर दिया है कि जनाब ये अदलिया पर हमला है, यानी ये रेफरेंस अगर जा रहा है तो जिन लोगों ने फैसला करना है, 100 से ज़्यादा अदलिया में आला अदलिया में जजेस बैठे हैं, वो जजेस नहीं हैं। आप उनके खिलाफ बातें करें, उनको दबाव में लाने की कोशिश करें। असद खरल साहब, क्या ये अदलिया पर हमला नहीं है कि एक चीज़ चली गई है, एक रेफरेंस फाइल हुआ है, या तो आप उसको साबित करेंगे गैर कानूनी है। अब जजेस ने फैसला करना है, वो जो फैसला करें आप उसको माने। आप धमका रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि जनाब ये हम ये कर देंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। भाई ये कानूनी बात है, उसका जवाब आ जाए, खत्म कहानी। उसामा साहब, एक तो पैमरा की आप बात कर रहे हैं ना, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आ चुका है और उस फैसले में यही कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो जज साहबान के मामला भी आएंगे उनके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाएगी। सही। और अगली बार यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 14 जून का जो इजलास है उसकी हेयरिंग भी इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है। नहीं तो ये नून लीग पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, आप मामला सिर्फ ये है नून लीग पर ये कोई पाकिस्तान का कानून है जो इन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी या जो बड़े ताकतवर लोग हैं, कल भी मैंने बताया था कि उनके ऊपर कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। रूल ऑफ लॉ जो है उसकी अमलदारी, कानून की अमलदारी वो वाजिब है सिर्फ गरीब आदमी के लिए। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इशू बनाया जा रहा है, नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है कि एक मामला है, एक कानूनी आईनी एक मामलात है, इसके ऊपर सियासत की जा रही है और जमहूरियत पसंद जज साहबान का उनको कह के तो बाकी जज साहबान के ऊपर मैं कल भी ये कह रहा था कि उनके ऊपर जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर एक संगीन एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। अदलिया के अंदर एक तकसीम करने की साजिश है, इस चीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब दूसरी जानब से जो पीपल्स पार्टी का आपने कहा कि मोहसिन दावड़, अली वजीर, मंजूर पश्तीन, उनके फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग, उनके राब्ते, ये सारी चीजें DGI SPR साहब ने कौम के सामने रखी और उन्होंने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुझे बता दें, आज तक हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने, पुलिस ने, FIA ने, CTD ने कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई की है? क्या जो लोग फॉरेन फंडिंग लेते हैं, DGI SPR साहब कह रहे हैं, अकाउंट्स का हवाला दिया, बाहर के मुल्कों में उनके बच्चे जाते हैं, उनकी सहूलतकारी भारत, INTS, अफगानिस्तान रहा, ये सारे करते हैं, वो सारी चीजें नेटवर्क सामने आता है। आज तक उस नेटवर्क के खिलाफ कौन से ही कानून हरकत में आया है? क्या उनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं? किसकी गिरफ्तारियां हुई हैं? किसको पकड़ा गया है? अब ये सवाल है, बिलावल है, वो होने देंगे ऐसा? वो तो अभी से इतना ज्यादा करें। बाबर डोकर साहब, इसीलिए ये मुझे बताएं साहब, इसीलिए तो मैं खैर साहब की इस बात को सपोर्ट करता हूँ। जी, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि अगर इनके पास फंडिंग के, जिस तरह से DGI SPR ने कहा था कि हमारे पास प्रूफ हैं, तो अब ये गवर्नमेंट को, दिस इज द टाइम कि गवर्नमेंट को वो प्रूफ सामने लाने पड़ेंगे ताकि अपोजिशन का मुंह बंद किया जा सके, उनको बताया जा सके कि ये वो अकाउंट्स हैं, ये वो रकम है, ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं।
ताकि उसका एक भरपूर जवाब दिया जाए। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन ये जज्बाती तकरीरों से मेरा ख्याल है कि बात नहीं बनेगी। गवर्नमेंट को स्पेसिफिक होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एविडेंस के साथ आना पड़ेगा। अब देखिए एविडेंस तो आ चुकी डॉक्टर साहब, एक सर एविडेंस नहीं आई सर, अभी एविडेंस आई है, आप उस पर कार्रवाई होना बाकी है। साहब एविडेंस जो है वो लोगों को बतानी पड़ेगी। लोगों को ने 2-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांजैक्शन हुई है, एक एक चीज बताई उन्होंने, अकाउंट की डिटेल बताई, उन्होंने इवेंट्स बताए, उन्हें कहां मीटिंग्स होती थी वो बताई। किन लोगों से बातें ये भी होता है बाबर डॉक्टर साहब, आपको पता है कुछ चीजें राज में इसलिए रखी जाती हैं कि दुश्मन को ना पता लग जाए कि हमारे पास ये मालूमात भी हैं, ताकि वो ये हैरान होगा इनके पास ये कैसे पता लग गया ये फलां अकाउंट था, ये फलां चीज थी, हमने छुपा के रखी हुई थी। जितना मटेरियल आया है ना सामने डॉक्टर साहब, जब सामने आया है उसके मुताबिक कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की। हुकूमत जो है मसलतों का शिकार है ऐसे लोगों के ऊपर। जब DGISP कह रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई ना करना, हुकूमत की पुरस्कार खामोशी, और उसका नतीजा आपने देख लिया, फौजी चेक पोस्ट पे हमला हुआ। अभी तो ये आप जब इनको रिलीफ देंगे, इनको नहीं कुचलेंगे, इनके खिलाफ कानून हरकत में नहीं लाएंगे, तो ये सारी जगहों पे आपको अग्रेसिव ये कार्रवाइयां भी करेंगे, हमले भी करेंगे और ज्यादा आगे जाएंगे। बाबर साहब ये जो मेरा सवाल था कि क्या ये अदलिया पर हमला नहीं है कि आप जनाब जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उसमें बैठना है, उन्होंने फैसला करना, आप उसमें ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप लोगों को भड़का रहे हैं पहले ही कि जनाब पता नहीं ये फैसला खिलाफ आएगा, सही है, आप पहले ही उस पर सियासत खेल रहे हैं, घिनौना खेल रहे हैं। कहीं ये वो जो फैसला आया था मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें रिमार्क्स मौजूद थे और उसमें बल्कि लिखा हुआ था फैसला कि में भी कि जनाब जो बहुत बड़ा क्राइम होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं वो दौलत छुपी होती है, बहुत ज़्यादा दौलत के पीछे, बल्कि सॉरी बहुत ज़्यादा दौलत जहाँ होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं क्राइम छुपा होता है। तो उसका सारा है और जो बातें कही गई उसमें माफिया का जिक्र किया गया, वहाँ पर रिमार्क्स में भी, जजमेंट में भी, तो ये उसकी वजह से ये सारा खेल खेल रहे हैं और अदलिया के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। समा साहब अनफॉर्चुनेटली चाहे पीओ पार्टी की गवर्नमेंट रही है या PMLN की, इन्होंने हमेशा अदारों को कमज़ोर किया है। कहा तो ये जाता है कि जमहूरी हुकूमतों में अदारे मजबूत होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में चाहे नवाज शरीफ थे या जरदारी साहब थे, इन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि अदारे इनकी बांदियाँ हों, इनके हुक्म पर वो नाचें, इनके हुक्म पर वो चलें। तो अब भी ये जुडिशरी को कमज़ोर करने, कंट्रोवर्शियल करने की भरपूर एक साजिश तैयार की जा रही है। मुझे एक बात बताएं, आइन में एक प्रोसीजर दिया गया है, उस प्रोसीजर को गवर्नमेंट ने फॉलो किया, प्रेसिडेंट ने वो रेफरेंस जो था वो बनाकर पे भेज दिया। अब 14 तारीख पड़ी है, 14 तारीख को अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है। अभी ये डिसाइड होना है कि ये रेफरेंस बनना भी है या नहीं बनना, ये मेंटेनेबल है एप्लीकेशन या नहीं है। और आर्टिकल 109 के मुताबिक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो इसको टेकअप कर रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि अपोजिशन का इसमें स्टेक क्या है, इसका लेना देना क्या है। हाँ, साजिश ये है कि जो जुडिशरी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बार को जुडिशरी के खिलाफ खड़ा किया करने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं निकलो, वकीलों से निकल आएंगे, ये कर लेंगे, खुद से ही बना रहे हैं। जबकि मैं जिस तरह ब्रेक में आपको बता रहा था, अभी तो सामा साहब रेफरेंस सिर्फ गया है, अभी तो रेफरेंस मेंटेन हुआ ही नहीं। अगर हो भी जाता है तो जस्टिस फायद ईसा जो हैं वो एक काबिल वकील भी हैं, उन्होंने वो एक जज हैं, उनको पता है कि उन्होंने अपना डिफेंस किस तरह करना है। तो ये तो अभी प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन ये एक साजिश है। मैं कल भी आपसे कह रहा था, आज चीजें सामने आ रही हैं। अगर हमें कहता है कि आप केस पर बात ना करें, तो ये नून लीग को नहीं कह सकता, यानी इनके लिए कोई कानून नहीं रह गया कि जनाब वही बात है, मेंबर कौमी असेंबली हो गए हैं तो जनाब प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाएंगे, आप बंदे मार दें, आप कत्ल कर दें, आप अरबों रुपए कबल कर दें, और यहाँ आप अदलिया के कानून की अदलिया के फैसलों की धज्जियां उड़ाते रहे, आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और जनाब वहां पर पैमरा लागू नहीं होगा। इनकी ये हिस्ट्री है, PMLN की हिस्ट्री जो तारीख है वो इससे भरी हुई है। हमेशा इन्होंने जुडिशरी जो है उससे अटैक किए हैं, हमले किए हैं, अपनी मर्जी के जो जदीद है उनको सपोर्ट किया है। जी अच्छा, 3 मिनट है। आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि असद खरल साहब, इनके बारे में बताएं। अब आसिफ अली जरदारी साहब को के बारे में गिरफ्तारी का हुक्म भी एक तरह से कह लें, वारंट गिरफ्तारी तो चेयरमैन नैब ने अब जारी कर दी है, तो अब इसका क्या होगा? 10 तक वो जमानत कबल गिरफ्तारी पर है, इसका जरा समझा दें कि अगर वो 10 तारीख वो पेश होंगे, अगर उनकी जमानत कैंसिल होगी तो फौरी तौर पर नैब की टीम उनको गिरफ्तार कर लेगी, उनके पास अब वारंट गिरफ्तारी है। और वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब जब जारी करते हैं तो उसके पीछे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होती हैं, क्योंकि जो ही उनको अगर वो पकड़ेंगे
तो साथ ही ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगले दिन जब 24 घंटे में पेश करेंगे साहब अदालत में, तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी पेश करेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वो पकड़ रहे हैं। दूसरी जानब ख्वाजा साद रफीक और जो सलमान रफीक और जो पैरागॉन के हवाले से अब एक नई चीज जो सामने आ रही है, जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे कि ये बेसिकली फ्रॉड का सिलसिला पैरागॉन में, जिस तरह ने कहा ना कि एलडीए से एनओसी नहीं है, 2004-5 से नदीम जिया ये सारा इनका फ्रंटमैन था, एसडीओ था, उसके बाद इनके साथ मिलकर सारी लूटमार की गई। 59 करोड़ रुपए की लोगों से ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जिसको कहेंगे कि जो लोगों से फ्रॉड किया, उनको प्लाट नहीं दिए, गबन किया, ये एक अलहदा से अब केस बन गया। रेफरेंस इसका पैरागॉन के खिलाफ जो है 5 के खिलाफ ये भी आ गया। जरदारी साहब को तो मैं समझ गया कि अब वो 10 तारीख को गिरफ्तार हो सके, इसलिए इससे पहले उनके वारंट गिरफ्तारी नहीं थे, लेकिन वो जमानत कबल गिरफ्तारी इसलिए रहे थे कि उनको बुलाया जा रहा है तो गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अब बाकायदा वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। जिस वक्त जिस लम्हे उनकी ये बेल में एक्सटेंशन को नहीं मिलती जमानत कबल से गिरफ्तारी की, तो फौरन उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब 10 जून को देखेंगे क्या होगा। प्रोग्राम खत्म करने से पहले हर पाकिस्तानी जो इस वक्त जिस पर परेशान है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर तो हैं, लेकिन उससे पहले भी दुख मिल गया कि 105 पर पूरी टीम आउट हो गई, वेस्ट इंडीज से हार गई। बाबर डोगर साहब, ये हम लोग इतनी उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? हमारी कारकर्दगी आप पीछे भी देखें, टीम की चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा कुछ अच्छी नहीं थी, फिर भी लोग समझते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि फिर कहते हैं ओहो हम 92 में भी 1992 में भी वेस्ट इंडीज से ही हारे थे, फिर हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था। हम कब तक 1992 में जीते रहेंगे? अब इस बात को 30 साल होने को आ गए। सर 2007 में भी हम वेस्ट इंडीज से जीते नहीं, हारे थे 1992 में, और 2007 में वेस्ट इंडीज से हारे थे। और जब वेस्ट इंडीज से हारे थे तो उस वक्त बाब वुल्मर जो थे वो बेचारों की वो डेथ हो गई थी, ये भी साथ याद रखें। तो कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं। और इस दफा आप उम्मीद दिला रहे हैं, जो कोच जो है वो फिर फॉरनर ही है एक, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इशू ये है कि बड़ा अफसोसनाक है इसमें जो क्रिकेट है वो जो स्पोर्ट्स का पूरी स्पोर्ट्स है, ये पिछले 10 साल में जिस तरह से इग्नोर हुई। तो उम्मीद थी कि इमरान खान आएंगे और स्पोर्ट्स का जो शोबा है उसको तरक्की मिलेगी, बेहतरी मिलेगी। लेकिन जो वसीम अकरम प्लस हैं, मुझे तो उनसे ये नहीं लग रहा कि उनको शायद ये भी पता होगा क्रिकेट किस चीज का नाम है। तो उसमें है ही लेना देना। पंजाब में स्पोर्ट्स की प्रमोशन है कि जी इस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने फैसले लेने हैं, कोच भी शायद बदला, इंस्पेक्टर साहब भी बदले जाएं। अल्टीमेटली ग्राउंड तो पंजाब गवर्नमेंट ने देनी है। बड़ी मायूस कारकर्दगी है, इतना कम स्कोर, और हर दफा होता है क्योंकि नए रिकॉर्ड बनाते हैं, तो अल्लाह रहम कर दे। फिर भी हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले। रमज़ान का महीना बस चल रहा है, अब आखिरी इशरे में दुआ कर दें, वरना जब 92 में कहते जी रमज़ान का महीना था, चैंपियंस ट्रॉफी, तो रमज़ान का महीना अब तो खत्म हो रहा है, तो इसमें जाते जाते इसमें भी दुआ ही कर दें टीम के लिए, वरना कारकर्दगी और तारीख जो नज़र आ रही है वो बहुत बुरी है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।